नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया जब वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर प्रदेश की मोहन कैबिनेट की ओपन एयर बैठक आयोजित की गई। ये केवल एक सरकारी मीटिंग नहीं बल्कि रानी दुर्गावती की शौर्यपूर्ण विरासत को सजीव रूप में नमन करने का अभूतपूर्व अवसर था। सिंग्रामपुर की पवित्र भूमि जहां रानी ने अपनी वीरता का इतिहास रचा था, आज सरकार के प्रमुख फैसलों और घोषणाओं की गवाह बनी। प्रसन्नता है कि हमारे अपने दमोह में खासकर रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर हमने कैबिनेट भी किए और जिस प्रकार से लाडली बहनाओं से लेकर सभी समाज हितैषी कामों को हमने जोड़ते हुए इसका कार्यक्रम का बहुरंगी रूप भी बनाया। जनता को बहुत अप्रिशिएट हुआ है। मैं हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती को स्मरण भी करता हूँ, जिनके सुशासन से हमारी सरकार संकल्प लेकर के और सुमार्ग पे और इन व्यवस्थाओं को लागू करेगी जो उनके काल में चली थी। खास करके किसानों के लिए जल रचनाओं के आधार पर उनकी खेती में सुगमता से पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अपने देश के और प्रदेश के अंदर सशस्त्र सेनाओं के साथ किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था की जाए, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम करते हैं। दमोह के सिंग्रामपुर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई और कुछ प्रमुख फैसले लिए गए। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बैठक की जानकारी साझा की है। सभी विधायक और सांसद जिला मुख्यालय में जहां भी शस्त्रागार होगा वहां जाकर दशहरा का पूजन करेंगे और ये दशहरा लोक माता अहिल्याबाई को समर्पित होगा। शक्ति अभिनंदन अभियान जो 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चल रहा है, उसका विकास खंड से लेकर ग्राम स्तर तक एक विधिवत कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह 2024 की राशि 1574 करोड़ अभी सिंगल क्लिक से आज के ही दिन डाली जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 332 करोड़ आज ही सिंगल क्लिक से ये जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत समस्त एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं तथा गैर पीएम उज्ज्वला योजना श्रेणी की लाडली बहना लाभार्थियों को जून 2024 की जो गैप की राशि है 28 करोड़, वो भी आज सिंगल क्लिक से डाली जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय किसानों के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा फिर से शुरू करने का रहा, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण सुविधा किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने 0% ब्याज दर पर ऋण सुविधा की फिर से शुरुआत करने का फैसला लिया है। ये निर्णय किसानों के हित में बताया जा रहा है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों में सहूलियत मिलेगी। वहीं श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की बात करें तो मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया है। इस योजना से क्षेत्र के कोदो, कुटकी जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को आर्थिक लाभ होगा। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग का एकीकरण, कैबिनेट ने नर्सिंग संस्थानों का एकीकरण करते हुए सभी नर्सिंग कॉलेजों को शासकीय करने का फैसला लिया। इससे पहले इनमें से 6 संस्थाएं स्वशासी थी, जिन्हें अब शासकीय घोषित कर दिया गया है। वहीं जैन समाज के बोर्ड का गठन भी किया जाएगा, ये भी फैसला हुआ है। जैन समाज के लिए एक विशेष बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। 2 वर्ष दिगंबर जैन समाज और 2 वर्ष श्वेतांबर जैन समाज से होंगे। ये जैन समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो रानी दुर्गावती संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। मदन महल पहाड़ी के पास रानी दुर्गावती का एक विशाल संग्रहालय बनेगा, जिसमें उस समय की संस्कृति और इतिहास की झलक प्रस्तुत की जाएगी। इसमें ओपन थिएटर भी होगा। संग्रहालय के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बेरोजगारी की बात करें तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर को लेकर भी चर्चा हुई है और बैठक में बेरोजगारी के आंकड़ों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर मात्र 2.6% है, जो कि देश के औसत 10.2% से काफी कम है। ये राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले समय में दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लोक माता अहिल्याबाई को यह समर्पित होगा। कैबिनेट ने इस पर्व दशहरे के पर्व को लोक माता अहिल्याबाई के नाम समर्पित करने का निर्णय लिया है। सभी मंत्री इस दिन अपने अपने क्षेत्रों में शस्त्रागार में जाकर पूजन करेंगे।
वहीं एक और अहम अभियान की हम बात करें तो शक्ति अभिनंदन अभियान, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे शक्ति अभिनंदन अभियान पर भी बैठक में चर्चा हुई है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को ये अभियान जो है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। दमोह को खास तौर पर क्या मिला, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दमोह हवाई पट्टी का विकास होगा। दमोह हवाई पट्टी के विकास पर भी चर्चा की गई है, जिससे क्षेत्र में हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो दमोह के लिए ये बड़ा फैसला हुआ है। वहीं इसके अलावा जैसे कि जानकारी सभी को है कि रीजनल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित की जा रही है। तो रीजनल इन्वेस्टर समिट प्रदेश में चल रही है, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। इससे राज्य में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। तो तमाम ऐसे विषय रहे जिन पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है और ये फैसले कितने खास रहे, इस पर भी चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अलग अलग पक्ष इसे लेकर किस तरह की राय रखते हैं। तो हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। स्वागत करेंगे हम भाजपा प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी का। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाज सेवी अनुराग तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनुराग जी, आपका भी हमारे इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे तीनों ही मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो कैबिनेट की बैठक भोपाल से बाहर हुई है, दमोह संभाग में हुई है, किस तरह से ये कदम देखा जा सकता है और किस तरह के जो फैसले सामने आए हैं वो दूरगामी प्रभाव मध्य प्रदेश पर और यहाँ की जनता पर डालेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह के फैसले आज इस बैठक में लिए गए हैं। वंदना जी, निश्चित तौर पर जब 3 तारीख को भी ये चर्चा हुई थी कि कैबिनेट की बैठक इस बार भोपाल से दूर होने जा रही है, तो एक ऐसे क्षेत्र में होने जा रही है जहां पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। क्या अब पूरी तरह से संतुष्ट है भाजपा की जिस ध्येय के साथ इस बैठक को आयोजित किया गया था वो ध्येय अब पूरा हो चुका है और सौगातें मिल चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज रानी दुर्गावती जयंती पर उसके लिए हमारे माननीय शुभंकर कोटि धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं है उनका महिमा मंडन हुआ है उनके क्षेत्र की। रानी दुर्गावती सत्ता संभाली और बड़े बड़े युद्धों में आया है कि वही रानी है। अकबर और महान योद्धाओं को भी प्राप्त किया और शायद 52 युद्ध 52 तो इस प्रकार की ताकि हमारी नारी शक्ति का हो और कहीं हमारे देश। वंदना जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र जी का मैं रुख करना चाहूंगा। रविंद्र जी, तमाम फैसले अब सामने हैं, क्या इस तरह के फैसलों की उम्मीद थी और क्या ये फैसले संतुष्टि भरे आप देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने कैबिनेट के मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक सिंग्रामपुर में हुई है, ये आदिवासी इलाका माना जाता है। यहाँ रानी दुर्गावती का इलाका है। हम जबलपुर सिंग्रामपुर उनका कार्य क्षेत्र रहा रानी दुर्गावती का। ऐसे मौके पर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो वहां के लोगों को विश्वास होता है कि सरकार हमारे हित में निर्णय ले रही है, हमारे हित में बात कर रही है। रानी दुर्गावती के नाम पर बटालियन रखने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं उसे गंभीरता से ले रही है। देखिए, एक और बात हमको देखना चाहिए कि मोहन सरकार जो है वो महिलाओं को सामने रखकर, महिलाओं को आगे रखकर बात कर रही है। रानी दुर्गावती की बात कर रही है, लोक माता अहिल्याबाई के लिए बात कर रही है। इस तरीके से उन्हें आज ही लाडली बहना की जो किस्त है वो भी दी है। हम सब जानते हैं कि मोहन सरकार बनने में लाडली बहना का सब महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरीके से सरकार ने कदम उठाए। देखिए, ये सरकार ऐसा नहीं पहली बार इस तरीके की बैठक हो रही है। यहाँ ये बात है कि ओपन एयर बैठक हो रही है। हनुमंतिया में शिवराज सरकार बैठक होती रही है, पचमढ़ी में बैठक हुई है कैबिनेट की बैठक, और कमलनाथ ने जबलपुर में कैबिनेट की बैठक की थी। यदि जिले में जाके जिला प्रदेश की सरकार निर्णय लेती तो जिले के लोगों को भरोसा होता कि उनके जिले के हित के लिए उनके लिए सौगातें मिलेंगी, उनके जिले में विकास के कार्य होंगे। और देखिए, जब सरकार पहुंचती है तो वैसे ही सिंग्रामपुर में कई विकास कार्य हो गए होंगे, कई जो जर्जर हालत में होंगे उसमें सुधार कार्य हुआ होगा। लेकिन एक बात हम सबको भी देखना चाहिए कि सरकार जिस तरीके से निर्णय लेती है उस पर अमल में कितनी तेजी आती है। यदि हनुमंतिया में 2016 में बैठक हुई थी तो उसके बाद से वहां पर खंडवा या उस संभाग में क्या निर्णय हुए थे, उन पर कितना अमल हुआ, और जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने जबलपुर में बैठक की थी उसके निर्णयों पर बहुत ज्यादा धरातल पर नहीं आ पाए क्योंकि सरकार गिर गई।
उसके बाद से शिवराज सरकार बनी, उसने उस सरकार पे बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं लिया। क्या संग्रामपुर में जिस तरीके से बैठक हुई है उस पर भी यदि सरकार गंभीरता से किस तरीके से निर्णय ले रही है, वो सरकार काम कर रही है, उसमें हम उसकी सराहना करना चाहिए। कोई जिले में जाकर जिले की बात कर रही है या संभाग में जाकर संभाग की बातें कर रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ठोस निर्णय होगा। जी, क्या इस बार ठोस निर्णय जो धरातल पर उतारने की बात कही जाती है वंदना जी, वो दिखता हुआ संभव होगा? जी जी, आपकी आवाज अब मिल रही है। सबसे पहले तो मैं रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती पर आज सभी को बधाई देना चाहूँगी। देखिए, आज रानी जी की जन्म जयंती पर वही रानी दुर्गावती है जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया है। किस प्रकार से इन्होंने अकबर, शेरशाह सूरी जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है। ऐसी वीरांगनाओं महिला हो तो नारी शक्ति का गौरव बढ़ता है, हमारे इतिहास की वीरांगनाओं का संग्रामपुर में जिस प्रकार से किया गया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जितनी बार साधुवाद और धन्यवाद किया जाए वो कम है। उसके दो कारण है। देखिए, उसका पहला कारण ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के कारण हमारे वीर वीरांगनाओं को इतिहास के पन्नों में दबा कर रखा था, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण, हमारी सरकार के कारण उनका महिमा मंडन हो रहा है, उनका गौरव बढ़ रहा है। और दूसरा कारण ये कि बुंदेलखंड जहां पर विकास की अपार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील का कार्य कर रहे हैं और ये का आयोजन होना ही अपने आप में ये दर्शाता है मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और संलग्न है। दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार से ऐसे बटालियन का नाम रानी दुर्गावती जी के नाम से रखने का निर्णय लिया गया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारे देश में आज हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हमारी बेटियों को सशक्त बनाने, बलशाली बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्हें आरक्षण देने का कार्य हो या फिर लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं बना देकर उन्हें सशक्त करने का कार्य हो। तो मुख्यमंत्री जी ने जब ये निर्णय लिया कि ऐसे बटालियन रानी दुर्गावती जी के नाम से होगा, उससे महिला सशक्तिकरण है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी निर्णय लिए हैं, महिला को विशेषकर बात करूँ कि मैं महिला प्रवक्ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इन बिंदुओं पर बात करना चाहिए। दशहरा अहिल्या देवी जी के नाम से बनाया जाएगा और सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। तो देखिए, माता अहिल्या का भी गौरव बढ़ाने की बात की जा रही है। दुर्गावती श्री अंग योजना प्रोत्साहन है। बुंदेल दिसंबर रहेंगे। दुर्गावती जी के नाम से संग्रहालय बनाने सभी तरह के तो ये सारी जो रानी दुर्गावती जी के गौरव को बढ़ाने के लिए, संग्रामपुर के गौरव और बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ पहल है और मुझे लगता है इनकी सराहना होनी चाहिए। उसके अलावा कैबिनेट और भी निर्णय लिए गए हैं। माननीय मंत्री श्री पटेल जी ने जिस प्रकार से जानकारी दी है, देश के नवासी हिसाब देने वाले हैं, उस किताबों में जितने भी पर्यटन और निवेश को बढ़ाने को लेकर फैसले किए हैं, किसानों को दिया जाएगा। बिल्कुल, निर्णय तो बहुत सारे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन अनुराग जी, किस तरह के दूरगामी परिणाम आप देख पाते हैं इन निर्णयों के होंगे? अनुराग जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रविंद्र दुबे जी ने कहा कि इससे पूर्व में भी कैबिनेट की बैठक विभिन्न स्थानों पर हुई है और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हम जहां तक देखते हैं, इसके पूर्व ऐसे प्रयास दमोह में, संग्रामपुर में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा किए गए थे जब रामनाथ कोविंद जी इसी सिंगौरगढ़ किले में पहुंचे थे। उस प्रयास के बाद उसका फॉलोअप सरकार ने किस प्रकार से लिया, किस प्रकार से उस स्थल का विकास किया जा रहा है, उस पर कितना ज्यादा ध्यान केंद्रित है सरकार का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम लोग, क्योंकि जबलपुर के क्षेत्रीय लोग हैं, इसको इस प्रकार से देखते हैं कि रानी दुर्गावती जी से हमारी जनभावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, वो हमारे संवेदना का केंद्र है। तो निश्चित तौर पर जब कैबिनेट की बैठक यहाँ पर हुई तो बहुत ज्यादा हम लोगों को आशाएं थी कि रानी दुर्गावती जी के समग्र क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य योजना या कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास होगा। लेकिन बहरहाल जो भी सरकार ने निर्णय लिए वो स्वागत योग्य है
आने वाले समय पर हम लोग इस बात पर अपेक्षा रखेंगे कि सरकार रानी दुर्गावती के जो क्षेत्र था, समग्र क्षेत्र कहें, मंडला, हमारा डिंडोरी, जबलपुर और आसपास का क्षेत्र जो गोंडवाना लैंड है, उसके विकास के लिए सरकार के पास एक मजबूत ब्लूप्रिंट हो और उसके साथ सरकार कैबिनेट के लिए हमारे क्षेत्र में आए, तो हम लोग खुले मन से उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। रविंद्र जी, क्या मानते हैं कि क्या मजबूत ब्लूप्रिंट इस बैठक से सामने नहीं आ पाया? मेरे सवाल जी रविंद्र जी, आप ही से सवाल है जी। सरकार ने भी प्रस्ताव दिए, प्रपोजल दिए। हम जानते हैं कि प्रहलाद पटेल दमोह से सांसद रहे हैं, लगातार वो इलाके की बात करते रहे। जबलपुर में भी उन्होंने कई रानी दुर्गावती से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और हमेशा उन्होंने प्रगतिशील बातें, प्रगति की बातें की, तरक्की की, विकास की बातें की हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार का अभी 9-10 महीना ही हुआ है मोहन सरकार का, हमें और समय देना चाहिए। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से कैबिनेट बैठक हनुमंतिया में हुई तो वहां एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना। यदि सिंग्रामपुर भी एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और यदि उसे इस तरीके से डेवलप किया जाता है तो जरूर उस पर देखने को मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जबलपुर से दमोह की सड़क पिछले 5 साल से खराब पड़ी हुई है। इसको लेकर तमाम अखबारों में तमाम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उसके बार बार घोषणाएं होती है लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। देखिए, उसका ये भी बोला गया कि उसका 4 लेन करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका उस तरीके से काम देखने को नहीं मिल रहा। इसको NHAI में ट्रांसफर करने की बात हो रही थी कि उससे 4 लेन किया जाएगा, लेकिन आज इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये हो सकता है कि जबलपुर से सिंग्रामपुर तक के गड्ढे भर दिए गए हों, जरूर भर दिए गए हों। लेकिन मैं कि अभी कुछ ही दिन पहले दमोह गया था किसी काम से, तो वाकई में वहां बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे थे। और जब यहाँ अखबारों ने, मीडिया में तमाम लोगों ने इस बात को उठाया कि उसे इतनी खराब सड़क का टोल टैक्स क्यों ली जा रहा, तो सरकार ने उस पर टोल लेना जरूर बंद कर दिया। लेकिन दमोह की सड़क अभी भी खराब है, ये कई साल से खराब चल रही है और जो पूर्ववर्ती ठेका वाला था उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की गई है, तो अभी कार्रवाई चल रही है। पहले तो सड़क यदि अच्छी बन जाएगी वहां पर तो जरूर सिंग्रापुर एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, जरूर वहां पर लोग पर्यटक जाएंगे। रानी दुर्गावती से के साथ साथ वहाँ वन्य प्राणियों का भी बड़ा है, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है, तो कई बार वहाँ टाइगर वगैरह किया जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो वहाँ एक बड़ा डेवलपमेंट की बड़ी उम्मीद है, आशा है। तो सरकारों को सोचना चाहिए। देखिए, एक बात कहना कि नहीं कांग्रेस ने नहीं किया था, भाजपा ने किया, तो ये भी कहा जा सकता है 20 साल से आपकी सरकार है, उस इलाके में किस तरीके से डेवलपमेंट और किस गति के साथ हो रहे हैं, इस बात को भी देखना पड़ेगा। देखिए, सभी कोई भी विकास की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि कोई एक दिनों में हो जाता है। सरकारें तमाम प्रयास करती हैं, लगातार प्रयास करती हैं। विकास की जो सतत प्रक्रिया है, किसी नेता ने जरूर कहा था कि विकास हुआ है, जरूरी नहीं, विकास हुआ है या हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। तो सरकार यदि कैबिनेट जिलों में जाके एहसास दिला रही है कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि हमें भरोसा रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, सरकार करेगी। और जब नहीं होगी तब जनता 5 साल बाद चुनाव आएगी तो हम देखेंगे कि जनता उसका क्या निर्णय करती है। जी वंदना जी, विकास तो हो रहा है लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। सरकार से जी है और कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए हैं, तो ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें विकास के साथ संवेदनशील निर्णयों पर भी जोर दिया है। और रही बात बुंदेलखंड में तो वैसे भी अपार संभावना है। बुंदेलखंड के विकास के लिए अगर प्रतिबद्ध है, यही कारण है कि आज वहाँ पर बैठक की गई है, सारे मंत्रीगण पहुंचे हैं और रानी दुर्गावती जी के नाम के साथ साथ हमारे बुंदेलखंड का भी महिमा मंडल हो, वहाँ पर पर्यटन बहुत सारी संभावनाएं हैं, वहाँ पर निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री जी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया था और पहला जो हमारा टेन्योर था उसी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ हुआ था। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी हर बिंदु पर बुंदेलखंड के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर बाकी चीजों पर भी हम गौर करें तो देखिए, रोड की बात करें, सड़क की बात करें, तो भाजपा की सरकार आने के बाद हमारे वर्ग मीटर सड़कों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस शासन कांग्रेस में सड़कों में गड्ढों में यही नहीं समझ पाते। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लाखों वर्ग किलोमीटर हुई है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज गांव-गांव में बिजली है, बुंदेलखंड में पानी है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है। जिस तरह से हम नदियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं,
सिंचाई और जल की जो समस्या थी, बुंदेलखंड जल की समस्या से बहुत जूझता था, आज उसको भी हमने दूर करने का कार्य किया है। जिस प्रकार एक जमाना हुआ करता था जब बुंदेलखंड हुआ जो था वहाँ आज वहाँ विकास की बोली गूंज रही है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बुंदेलखंड चंबल की दशा और दिशा को हमने बदला है। पानी की समस्या, जल ही जीवन है। जल की समस्या को सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन मेरा भी ननिहाल बुंदेलखंड में मुझे याद है वहाँ पर 3 दिन तक पानी नहीं आया करता था। लोग जल के बहुत ज्यादा हाहाकार बचा के रखते थे, खासकर गर्मी के समय में। लेकिन आज सागर जहाँ पे मेरा ननिहाल है वहाँ पर लोगों के घर में जल जीवन मिशन से पानी पहुँच रहा है, रोज कोई कमी नहीं है। अगर इतनी छोटी छोटी जो चीजें हैं, जल, बिजली, पानी, इन सब चीजों पर, बिजली, पानी, सड़क, इन सब पर अगर सरकार ने प्रतिबद्धता से कार्य नहीं किया होता तो आज मध्य प्रदेश वो नहीं होता जो है। याद करिएगा कांग्रेस पार्टी का वो काल जब हम बेमारू राज्य हुआ करते थे, घंटों घंटों बिजली नहीं रहा करती थी, कई दिनों तक पानी नहीं आया करता था, सड़क के तो हाल सबको पता ही थे। लोग रोजमर्रा के जीवन में कितना संघर्ष करते थे, चाहे वो बुंदेलखंड के हों, विंध्य के हों, महाराष्ट्र के हों या कहीं के भी। जी अनुराग जी, क्या मानते हैं कि ये जो संघर्ष इतने सालों पुराना था, जैसे कि वंदना जी जिक्र भी कर रही है, ये संघर्ष अब बुंदेलखंड वासियों का कम हुआ है और साथ ही एक और बड़ी घोषणा हुई है कि दमोह हवाई पट्टी का विकास होगा और क्षेत्र में हवाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो क्या कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं इसे? निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की दिशा में सरकार का एक सकारात्मक कदम है और बड़ा कदम है, जिससे बुंदेलखंड की जनता को आने वाले समय पर विकास के नए मार्ग खुलेंगे। इसको जनता की तरफ से हम लोग देखें तो निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम। जी अनुराग जी। रविंद्र जी, एक और बड़ी बात यहां पर सामने ये निकल कर आई चर्चा में कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है 2.6% है। क्या सुखद इस आंकड़े को आप मानते हैं? और अगर हम इस क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्या मानते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर अभी जो पलायन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही थी, पिछले 10 सालों में कुछ बदलाव इसमें आया है? देखिए, सरकार यदि आंकड़े दे रही है तो उसमें भरोसा करना चाहिए कि आंकड़ा इतना ही 2.5% के आसपास हो, क्योंकि सरकार का अधिकारी का आंकड़ा है, तो हम सबको भरोसा करना चाहिए कि यही बेरोजगारी की दर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, जिस तरीके से 2 पॉइंट के आसपास यदि बेरोजगारी दर आ रही है वो मध्य प्रदेश में इतनी कम है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियों का अभाव है, जबलपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या स्थितियां हैं। जबलपुर में भी IT पार्क बना हुआ, बहुत जगह इस तरीके के हालात हम सब जानते हैं कि क्या स्थितियां, लेकिन वहाँ रोजगार के वो संसाधन नहीं आ पा रहे। शिवराज सरकार ने भी इन्वेस्टर मीट की थी, मोहन सरकार भी कर रही है, उमा सरकार ने भी इन्वेस्टर मीट की थी, लेकिन इस तरीके से उन सबको धरातल पे आना चाहिए। देखिए, सरकार का काम है योजना बनाना, सरकार का काम है प्लानिंग करना। क्या वो अधिकारी उस तरीके से काम कर पा रहे हैं? क्या अधिकारी उस तरीके से योजना को धरातल पर जवाब जरूर होगा। जी बिल्कुल नहीं, तो वो नहीं हो पा रहा। देखिए, अभी कल ही कोई कहीं पढ़ रहा था मैं कि इंडस्ट्रियां दिलाने की बात तो सब कर देते हैं, लेकिन फिर क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उतनी तरीके से काम हो रहा है, या प्रदूषण बोर्ड से उस तरीके से NOCs मिल रही है, लेकिन वो पुराने ही ढर्रे पे काम चल रहा है, वो नहीं बदला है। वो जो 70 साल पुराना ढर्रा था सरकारी डिपार्टमेंट में, वही ढर रहा है कि आपको एक ट्रांसफार्मर लगवाना है तो उसके लिए आपको बिजली विभाग के 50 चक्कर लगाना पड़ेगा और बिना रिश्वत दिए काम नहीं होगा। इसी तरीके से प्रदूषण बोर्ड, जो इंडस्ट्रियां चल रही है उनके यहाँ किस तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग, ये सबको पता है किस तरीके की शिकायतें पहुंचती है। यदि इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण बोर्ड काम कर रहा है, उसे देखना चाहिए कि जो उसने नाम दिए वो उस इंडस्ट्री के लिए कितने लागू होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो इंडस्ट्री के साथ साथ यदि जिस तरीके के रोजगार की बात हम सब कर रहे हैं, तो रोजगार के यदि आंकड़े स्तर पर आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारे बेरोजगारी नहीं होना चाहिए या तो युवाओं की भीड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस की भर्ती के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लाखों जो आवेदन कर रहे हैं और 1.5-2 लाख लोग अभी सेलेक्ट होने के लिए परीक्षा फिजिकल टेस्ट देने के लिए लाइन में लगे, 50,000 लोग की भर्ती। इसका मतलब है कि बेरोजगारी है, और उसके आंकड़े किस तरीके से लिए जा रहे हैं, सरकार के आंकड़े लेने का तरीका क्या है, उसके सर्वे का तरीका क्या, जवाब बहस की जा सकती। जी वंदना जी जवाब दें। जी बिल्कुल, सारी दर 2.8 जी ये सारी है। मैं
याद दिला दूं कि जो हमारा जीडीपी है वो 7% है, जो कि हमारे जीडीपी का 4.43% के आस है। तो हम अपने 4.43% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक राज्य के लिए जी, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज उद्योग की दर है, और उद्योग में निवेश की जो दर है वो कांग्रेस के जमाने में माइनस में हुआ करती थी। आज हमारे जमाने में उसे हमने दिया गया है, और अभी जो रीजनल इंडस्ट्री हुआ है उनके सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए जो देश अभी तक चुका है, अभी तक का वो आंकड़ा है 2,10,000 करोड़ के आंकड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ चुका है। तो देखिए जो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ये सारी चीजें हैं, इसके माध्यम से हम में की कोशिश की है। क्षेत्रों हम चौक के बात करें की बात करते हैं, हम जिलों को चिन्हित किया, जिलों करके वहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया जाएगा। और हमारी कोशिश ये है किसी भी प्रकार से जो भी क्षेत्र है वहाँ का जो भी उत्पाद है, वहाँ जो भी वहाँ पे जो भी चाहे माल हैं तो पन्ना या तकनीक की बात करते हैं तो वहाँ पर कोल माइन। बिल्कुल, उद्योगों को बढ़ावा मिले और रीजनल समिट का भी नतीजा निकले, ये भी कोशिश होगी। बहरहाल देखना होगा कि ये जो तमाम फैसले आज लिए गए इस बैठक में कब तक इन्हें अमली जामा पहनाया जाता है और क्षेत्रवासियों को इसका कितना वृहद स्तर पर लाभ मिलता है। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।